नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं बाटला हाउस एनकाउंटर की, जिसमें आज साकेत कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की अदालत साकेत कोर्ट ने आज आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज खान को बाटला हाउस मामले में दोषी करार दे दिया था और आज फांसी की सजा उसे सुना दी गई है। आरिज खान को उसके किए की सजा तो मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी काफी सवाल हैं जो बाकी हैं। सवाल कि दोषियों को सजा मिलने पर नहीं है, बल्कि सवाल है अपराधी के पीछे के नेटवर्क का। उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोर्ट ने क्या किया। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना होंगी, इसकी क्या गारंटी है, और इसके लिए कोर्ट ने या सरकार ने अब तक क्या किया है, इसको लेकर कोर्ट ने क्या किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या इससे पहले जो लोग इस बाटला हाउस एनकाउंटर में पर सवाल उठा रहे थे, जो पॉलिटिकल लोग अपनी बयानबाजी कर रहे थे और इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग क्या अब माफी मांगेंगे इस सजा देने के बाद? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद अपने पॉलिटिकल जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उसके साथ चर्चा करेंगे। आतंकी आरिज खान को फांसी, बाकी दोषियों को सजा कर बाटला हाउस में न्याय बाकी है। बाटला हाउस पर सवाल बाकी है। आखिरकार आतंकी आरिज खान को फांसी दे दी गई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। इससे पहले 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया था। आरिज को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन क्या इससे सभी सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या इससे बाटला हाउस पर पूरा न्याय हो जाता है? क्या इससे इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के बलिदान को न्याय मिल जाता है? सवाल अभी बाकी है। सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 दोषियों को सजा मिलने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। इन सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन इस सजा के साथ ही वो सवाल जिंदा हो गए जो हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग पर छाए रहेंगे। सवाल है कि आतंकियों की मौत पर आंसू क्यों बहाए गए? क्यों एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया? क्यों पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़े किए गए? हमने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। दिल्ली की अदालत ने जब आतंकी को दोषी करार दिया, इसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रही है। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इशू बनाया था। यूपी के चुनाव में इशू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा, मैंने आपको पढ़ दिया है। साल था 2008। दिल्ली में कई जगह सीरियल बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में कई नागरिकों की जान चली गई। पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया और तब हुआ दिल्ली के बाटला हाउस में एनकाउंटर। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या, कब और कैसे हुआ। बाटला हाउस क्या, कब और कैसे? सितंबर 2008, करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। इनमें 39 लोगों की जान चली गई और 159 लोग घायल हो गए। सितंबर 2008
बाटला हाउस में एनकाउंटर में 2 आतंकी मौके पर मारे गए। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा बलिदान हो गए। जनवरी 2010 आतंकी शहजाद को उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया गया। जनवरी 2013 ट्रायल कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ उसकी अपील हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग है। फरवरी 2018 आरोपी आरिस खान को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था। मार्च 2021 सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शामिल एक आतंकी आरिस खान को दोषी करार दिया। अदालत ने साफ कहा कि जुनैद उर्फ आरिस दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का जिम्मेदार है। पूरे मामले को आपने समझ लिया। आपने समझ लिया कि बाटला हाउस एनकाउंटर किसी व्यक्ति की साजिश नहीं थी, यानी कि व्यक्ति सापेक्ष नहीं थी। जिसने अपराध को अंजाम दिया उसे तो सजा मिल गई, लेकिन इसके पीछे के नेटवर्क का क्या? सवाल ये भी है कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसे लेकर कोर्ट ने क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आरोपी को सजा मिलने के बाद उन राजनीतिक पार्टियों ने जो को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इसे फेक एनकाउंटर कहा था, और सुपर कोप मोहन चंद शर्मा की बलिदान को पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उनकी हम बात करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले कोर्ट में जो हुआ उसके बाद अधिवक्ता एटी अंसारी ने क्या कहा, एक बार उनको सुनते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। I'm really satisfied that justice has its final word today, and this was not a normal or ordinary murder. This was a murder of law enforcement officer who is a defender of justice. Defender of justice means the duty of the police officer is to defend the justice, to take care of the justice and deliver to get the justice delivered to the common man. So these are the contentions which were raised before the court by me, and the court accepted it and awarded the death sentence to the convict. करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। उसके बाद हमारे साथ बीजेपी के शुभेंदु अवस्थी होंगे, वो भी प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर आनंद कुमार, पूर्व पुलिस अधिकारी, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हमारे जो कांग्रेस के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा चंद्रमोहन शर्मा से। चंद्रमोहन जी, जब ये एनकाउंटर 2008 में हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं जो वो आज तक लोगों को याद है, और हमने अपने पैकेज में भी दिखाया है कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे थे और किस तरीके से आपके और जो दूसरे कांग्रेस के नेता थे वो कह रहे थे कि यह एक फेक इनकाउंटर है। और सोनिया जी के आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने तस्वीर देखी थी इसकी, जब तस्वीर देखी थी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज जब सज़ा के बारे में वो सुनी होंगी तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही होंगी? आप बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इन पार्टियों के इन नेताओं के काफ़ी करीब रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया रही होंगी उनकी, या क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए मुकेश जी, कभी भी कोई व्यक्ति जो अपनी बात बोल रहा था वो उसकी जिसके प्रति बोली जाए उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती, ये नहीं होगी, उसको बोला जाएगा। जो बोला गया उस बात को अगर आज आप लेके कहते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, जो आज उस समय हुआ और जो आज हुआ वो ठीक है कि एक तो कातिल को सजा मिलनी चाहिए थी, जिसने ऐसा करा और उसको सजा मिल रही है। यही लोकतंत्र के अंदर संविधान की गरिमा है, यही कोर्ट का न्याय है जो उचित था और जो मिला। अब किसी भी चीज के जब वक्त के साथ कोई बात आती है तो उस समय वो वक्तव्य रहा होगा जिस वक्तव्य पे कहा गया, लेकिन उस वक्तव्य पे ठहर के अगर हम आज तक बात करें तो देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे वक्तव्य जिन पे बहस हो सकती है, लेकिन कभी भी वक्त उस जगह ठहरता नहीं, आगे चलता है। तो आज का विषय अगर यह है कि उसमें हमारे दिल्ली पुलिस के नहीं, आप चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने जो कहा था सोनिया गांधी के बारे में कि फोटो देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, सलमान खुर्शीद गलत कह रहे थे, ये आप कह रहे हैं? देखिए, सलमान खुर्शीद जी ने अपनी बात कही है, अगर उनकी आंख में आंसू आ गए थे या नहीं आ गए थे ये कोई वक्तव्य नहीं है। और नहीं, उन्होंने तो कहा ना, तो पब्लिकली कहा और लगातार कहते आए हैं। नहीं, लगातार नहीं कहते आए, उन्होंने जिस वक्तव्य में कहा वो वक्तव्य वही का था। उसके बाद वो कांग्रेस के टाइम पर ही उनको सजा मिली, कांग्रेस के टाइम पर ही कार्रवाई भी हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो गलत है किसी चीज को, कांग्रेस की नीति किसी गलत चीज को सपोर्ट करती है, किसी आतंकवाद को सपोर्ट करती है, किसी टेररिस्ट को सपोर्ट करती है,
या किसी मुस्लिम को सपोर्ट करती है। हमारा ठीक है, आंसू पार्टी और आंसू हमारा वाली बात को हाईकमान आप कह रहे हैं कि आंसू नहीं आए थे आंखों में, ये स्टेटमेंट गलत था। आप कह रहे हैं कि आंसू आए थे आंखों में सोनिया गांधी जी के, ये स्टेटमेंट गलत था सलमान खुर्शीद का, ये कह रहे हैं आप। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत था या नहीं था, ये विषय नहीं है। विषय तो आज ये है कि नहीं, विषय कैसे नहीं है, विषय तो है ना। 2008 में ये घटना होती है, 2009 में चुनाव होने होते हैं, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आप लोग करते रहे, जो आरोप पॉलिटिकल आप पे लगता रहा है, वो उसको बिल्कुल सही साबित कर रहा है ना। इसलिए चर्चा इसीलिए तो हो रही है कि आप लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। अब आपका मेरे को जवाब देना बनता है। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, आज देश के अंदर दो तरह की विचारधारा देश को अग्रसर लेके जा रही है। एक विचारधारा लेके जा रही है जो हिंदुस्तान के नाम से हिंदुत्व को अग्रसर करती है। एक विचारधारा 1947 से पहले नेहरू और महात्मा गांधी की थी, जो हिंदुस्तान को लेके सब धर्मों को साथ लेके बढ़ती थी। तो इन दो विचारधाराओं का फर्क आज के देश के अंदर बढ़ चुका है, उसकी बहस है। ये बहस इस बात की नहीं है कि सोनिया गांधी जी के बारे में सलमान खुर्शीद जी ने, तो फिर आखिर एक आतंकी को, जिसको कि दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, हमारा एक सुपर कॉप भी वहां उनका बलिदान हो गया, और बावजूद इसके आप जो है कह रहे थे कि ये एनकाउंटर गलत है। देखिए, फिर तो इसके पीछे कुछ तो वजह हो गई। शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे ख्याल से आपने जो बात कही शुभेंदु जी से मैं चाहूंगा, शुभेंदु जी क्या आप जवाब देना चाहेंगे? मुकेश जी, चंद्र मोहन जी क्या बोलेंगे? मेरे को तो लगता है इनके ऊपर थोड़ी सी दया आ रही है कि सोनिया गांधी जी के उस समय आंसू इसलिए बहे थे कि किसी तरीके से, कहीं गलती से हमारे विशेष धर्म के वोट कहीं निकल ना जाए, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। आज ये इस चीज को कहने में और बोलने में शर्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी चिल्ला के कह रहे थे कि मेरे साथ यहाँ इनकाउंटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, ये फेक इनकाउंटर है, ये होना ही नहीं चाहिए था। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतिहास है, जो चीज आप बोलोगे वो जाके चेक करी जाएंगी, और भारत की जनता ये देख रही है कि उस दिन आंसू आए थे और आज कोई आंसू नहीं आया क्या। मैं इनके से पूछना चाहता हूँ कि आज भी आंसू आएंगे क्या? उस घर में जहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हुई, जिस पुलिस वाले के ऊपर एक व्यक्ति की डेथ हुई और उसको मार दिया गया, उसके इनकाउंटर पे भी आपने सवाल उठा दिए थे कि दिल्ली पुलिस की ये साजिश हो सकती है। मैं शर्म करिए, और कांग्रेस के सभी लोगों को जो उन्होंने उस समय पे इस मामले को वोट से जोड़ा था, विशेष धर्म के वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण नीति के लिए, आज जवाब कैसे दोगे? मैं जान रहा हूं, आपका कष्ट समझ रहा हूं चंद्रमोहन जी, कि आज आप जवाब क्या दोगे। मैं भी सोच रहा था इस चैनल पे आने से पहले कि आज क्या जवाब देंगे आप। आज तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। ये जान लीजिए कि हमारे देश में देर है पर अंधेर नहीं है। सब चीज अब क्लियर हो गई, और उन्होंने बता दिया कि उस समय पर जो हुआ था वो सही हुआ था और आतंकियों को मारा गया था। मैं आपके साथ ही इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही नहीं, आप पार्टी के भी नेता केजरीवाल जी ने ये कहा था कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक मिनट शुभेंदु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी मुद्दे पे। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जी का जो है बयान आ रहा है, मैं उनको सुनकर याद करते हैं मोहन श्री शर्मा जी से। एक बहुत ही अच्छा अवसर हम लगभग 5 साल 4 साल से 4.5 साल हम उनके साथ काम किए हैं। बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर थे वो, और मतलब उनका ना होना दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और बहुत एक्टिव और बहुत ही मेहनती किस्म के आदमी, बहुत अच्छी नॉलेज उनकी, बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस, बहुत अच्छे ऑपरेशन करने में थे वो। तो डेफिनेटली हमारा बहुत नुकसान है, दिल्ली पुलिस का, स्पेशल सेल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस समय। लेकिन आज स्पेशल जो एक कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है, उससे काफ़ी हद तक राहत भी मिली है कि उनके गुनाहगार जो थे उनको आज फांसी की सज़ा हो रही है। कुमार पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे प्रतिक्रिया। ये संजीव यादव जी थे, डीएसपी स्पेशल सेल के, इन्होंने मोहन चंद्र शर्मा के साथ काम किया था, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने इस जो सज़ा हुई है आरोपी को, इस पर संतुष्ट नजर आ रहे थे, कह रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। डॉक्टर आनंद कुमार पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि न्याय हुआ है, लेकिन क्या लगता है अभी ये पूर्ण न्याय है या अभी और भी रास्ता बाकी है? क्योंकि ये तो अभी
आगे अपील का रास्ता लगातार खुला हुआ है और 13 साल के बाद ये सजा है, अभी इसमें पूरी सजा होने में अभी और वक्त लगेगा। आनंद जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है जी आनंद जी, मेरा सवाल था कि आज 13 साल के बाद साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा जरूर सुनाई है, लेकिन अपील के रास्ते अभी भी खुले हुए। क्या आपको लगता है कि अभी और डिले होना है? हाँ, पहली बात तो ये है जी कि सजा हुई है, ये खुशी की बात है। कम से कम प्रथम चरण जो लोअर कोर्ट के माध्यम से ये सजा मिल चुकी है, तो निश्चित रूप से ये खुशी की बात है। परंतु अभी लंबा रास्ता है, इसमें हाई कोर्ट में अपील होनी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी है और उसके बाद भी लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो भी कोर्ट की प्रक्रिया है, इतनी पेचीदगी है और इतना लंबा समय उसमें लगता है कि न्याय मिलते मिलते आदमी थक जाता है। बिल्कुल। परंतु खुशी इस बात की है कि मिला है न्याय, आज उनको फांसी की सजा हुई है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि आगे की प्रक्रिया भी जल्दी से जल्दी पूरी हो और जो भी ये आरिज खान जिसको फांसी की सजा मिली है, जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ सके, तो ये मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। जो लोग ये ढंग का काम करने वाले हैं, उनके बीच में एक मैसेज जाएगा कि हाँ, ऐसा करने पर उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि कुछ भी कर लें और शायद वो किसी न किसी तरीके से, या तो पॉलिटिकल प्रेशर से या कम्युनिटी का प्रेशर डाल करके या दूसरे तरीके के प्रेशर डाल करके, वो किसी न किसी तरीके से बच जाए। और ये खेल बहुत दिनों से खेला जा रहा है। बिल्कुल। आनंद जी, एक सवाल आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इसी पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। जब नौकरी में होता है व्यक्ति, तो बहुत सारे तरीके की बंदिशें होती हैं, बहुत सारी चीजें खुल करके नहीं बोली जा सकती। लेकिन जो इशारा आपने किया, क्या आपने अपने कार्यकाल में क्या कभी लगा कि पॉलिटिकल प्रेशर में चीज़ें बदल दी जाती हैं? जिस तरीके से आप दिल्ली पुलिस इतना प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है और उस पर एक मिनट भी नहीं लगता है, पॉलिटिकल नेता आता है और बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के, बिना कुछ, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे आकर के बयान दे देता है और पूरे जो जांच की प्रक्रिया है उस बयान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ों में पॉलिटिकल बयानबाजी को या पॉलिटिकल लोगों को अलग होना चाहिए जब देश हित, राष्ट्र हित और आतंकवाद का मुद्दा हो? देखिए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, जबकि एक इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा वहां पर घटना स्थल पर शहीद हुए थे, वहां से वेपन्स मिले थे, AK-47 के वेपन्स से फायर हुआ था। तो इस ढंग की स्थिति में भी, और उससे पहले 7-8 दिन पहले ही दिल्ली में सीरियस बम ब्लास्ट हुए थे, बिल्कुल, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे और 40 के आसपास लोग जो है उनकी डेथ हुई थी। तो इस सब के, और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो अलग, जो लोगों में दहशत फैली वो अलग। इस सब के बावजूद इतने लोग, इतनी पार्टियां, इतने बड़े नेता इस पूरे प्रकरण को झूठा सिद्ध करने में लगे हुए थे। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और उस समय पुलिस जो है एक प्रकार से अकेली थी, परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं, इतने प्रेशर के बावजूद उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और इसको एक कंक्लूजन तक पहुंचाया। आज पहले भी जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था शहजाद, उसको सजा हुई थी और अब इस समय डेथ पेनल्टी हुई है, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये खुशी की बात है। हाँ, ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसके कारण से कई बार पुलिस के लिए काम करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है और वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और उसका असर भी पड़ता है। और जब इतने बड़े लोग और इतने बड़े दल के तरफ पर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, जब ईंधन के लोग जो है पुलिस के कार्यों में, और वो भी ईंधन के कार्य जो कि राष्ट्र हित को लेकर के काम हो रहे हैं उनमें, और जिससे कि देश की सुरक्षा व्यवस्था जुड़ी हुई है,
उसमें भी यदि वो लोग इंटरफेरेंस कर सकते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। जी हाँ, और ये सच में ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। ये उसका बड़ा जब स्पष्ट उदाहरण है किस ढंग से सारे नेता केवल उस मुस्लिम वोट बैंक को प्लीज करने के लिए या उनके अपीजमेंट के लिए किस ढंग से उन्होंने लगातार। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, शुभेंदु अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके अलावा आनंद जी हमारे साथ है, पूर्व पुलिस अधिकारी। हम चर्चा की शुरुआत फिर से चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे करना चाहेंगे। चंद्रमोहन जी, जैसा कि आप पहले हम चर्चा कर चुके हैं पहले भाग में कि आंसू बहाया था, इस पर आपको एतराज है क्या? अब जो भी हुआ है, कांग्रेस सपोर्ट तो कर दी, कांग्रेस के दोनों जो बड़े नेता थे उन्होंने इस इनकाउंटर को फेक बताया था। केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी, बीएसपी के नेता भी, समाजवादी पार्टी के नेता भी, लेफ्ट के नेता भी, और ममता बनर्जी जो कि बंगाल में भी चुनाव लड़ रही है और घूम घूम के प्रचार कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं और लोगों के इमोशन को चार्ज करने की कोशिश कर रही हैं अपने चोट पे। उन्होंने भी कहा था कि ये एनकाउंटर फेक है। और आम आदमी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो जिंदा भी पकड़े जा सकते थे जो आतंकी थे। खैर, कांग्रेस से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अब आप माफ़ी मांगेंगे? मैं बाकी नेताओं से भी पूछूंगा, बाकी पार्टियों से भी पूछूंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ अभी जुड़े हुए नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगेगी इस सजा के आने के बाद? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक, चंद्रमोहन शर्मा जी? हाँ, अब बोलिए मुकेश जी। जी चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि इस इनकाउंटर के बाद क्या कांग्रेस माफी मांगेगी इस फैसला आ जाने के बाद? देखिए मुकेश जी, आपने पिछले वक्तव्य में मेरे से बात करी, उसमें मैंने आपसे जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस के अंदर राजनीति पर होता है, जो राजनीति का जवाब आप मांग रहे हैं, तो इस पे माफी मांगना या कोई आप कहें कि किसी वक्तव्य पे गलत कहना, मैंने उसकी सफाई पहले आपसे दे दी। जिस चीज को आप सोनिया गांधी से जोड़ रहे हैं वो आपका नहीं, मैं सोनिया गांधी से जोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंसू की बात भी नहीं कर रहा हूं, रोएंगी नहीं रोएंगी मैं इस पे भी सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सीधा जिन जिन पार्टियों ने इस एनकाउंटर पे सवाल उठाए थे, क्या वो सभी पार्टियां माफी मांगेगी? क्योंकि कांग्रेस के आप प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आप हमारे साथ हैं, बाकी पार्टियों से भी बात करेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी माफी मांगेगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मुकेश जी, आपकी डिबेट सार्थक डिबेट होती है, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए बात क्या है, बात माफी का नहीं है, बात विषय वही है जहां पर चला था वहीं रुका हुआ आज भी। जिस देश के अंदर या जिस देश की बनावट के अंदर आज एक वर्ग का व्यक्ति मंदिर में पानी पीने चला जाए और उसकी पिटाई कर दी जाए और उसको पिटाई भी ऐसी करी जाए कि बेनतार हो बच्चे की, उस वर्ग की लड़ाई है, उस वर्ग के हिंदुस्तान की लड़ाई है। फिर वही चीज देखिए चंद्रमोहन शर्मा जी, फिर आप दूसरी जगह चले गए, खत्म होने दीजिए, फिर आपके बात का जवाब दूंगा जी। जिसको भी बाजुकता प्रवक्ता कह रहे थे कि हम एक वर्ग की राजनीति करते हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधि और कांग्रेस का हाईकमान एक वर्ग की नहीं, कांग्रेस का प्रतिनिधि और कांग्रेस का हाईकमान हिंदुस्तान की राजनीति करता है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर वर्ग की राजनीति करता है। एक वर्ग की राजनीति आप करते हैं, तभी अगर मंदिर में एक वर्ग का व्यक्ति पानी पीने जाता है तो उसको पीटा जाता है। इसी का विरोध अगर कोई भी वर्ग, चाहे वो मुस्लिम हो, करेगा वो भी हम निंदनीय मानेंगे, अगर हिंदू करेगा वो भी निंदनीय मानेंगे, सिख करेगा वो भी निंदनीय मानेंगे, क्योंकि देश की बनावट के अंदर सबका अधिकार है, उसका विषय है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की किसी भी कार्य प्रणाली के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत का जो उन्होंने देश के प्रति शहादत दी थी वो सर्वमान्य है, वो सलाम है उसको, लेकिन उनकी कमी दिल्ली पुलिस को खलेगी, ये हर वर्ष जैसा कहा गया है बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला उस मुलजिम को आया और उसको फांसी हो, चंद्रमोहन जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने जो मुद्दा उठाया कि अगर मंदिर में कोई एक वर्ग का व्यक्ति चला जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है, हम उसका भी विरोध करते हैं, हम उसको भी गलत मानते हैं, लेकिन आपने जो गलती की है उसके लिए माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ये सवाल मेरा था। आप बिल्कुल सीधा सा जवाब दीजिए ना, नहीं मांगेंगे या मांगेंगे? आप जिस विषय को कह रहे हैं वो विषय है ही नहीं। आप नहीं, कैसे नहीं? अगर ये विषय नहीं है तो फिर राजनीतिक पार्टियां, आपके जो बड़े नेता थे वो कूद करके क्यों चले आए थे सामने, क्यों इस एनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया था? देखिए जब आपने सवाल खड़ा किया तो फिर जब जवाब मिल गया तो आपको माफी तो मांगनी चाहिए ना, इसमें बुराई क्या है? ठीक है, आपने पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं किया, आपको लगा कि एनकाउंटर गलत है, किसी की मौत के बाद हो सकता है सहानुभूति जग गई हो आपकी और आपने उसे गलत कह दिया, लेकिन अब जब कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है तो माफी मांगने में ऐतराज क्यों? देखिए, इस देश के अंदर एक प्रमाण उस समय भी देखा था कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक नेता के लिए मंच पे खड़े होकर बात बोली थी कि ऐसा हुआ जो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के शोभने नहीं है, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो वक्तव्य भी देश ने सुना था
कि उस समय के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था। तो जब वो निंदनीय नहीं है तो ऐसा कांग्रेस के लिए आप जो बात करें आपकी परिपाटी है, देश की परिपाटी नहीं है। हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे। क्यों माफी मांगने की परिपाटी क्यों नहीं है? आपके देखिए जलियांवाला कांड हुआ था, उसके लिए एलिजाबेथ जो अंग्रेज महारानी जो हैं ब्रिटेन की, उन्होंने माफी मांगा, 200 साल के बाद माफी मांगा, 100 साल के बाद माफी मांगा। तेजस्वी यादव जो है उन्होंने भी बिहार चुनाव से पहले जो है उन्होंने अपने पिता के किए काम और अगर किसी तरह से कुछ गलतियां हो गई तो उसके लिए माफी मांगी। कांग्रेस भी माफी मांगती रही है, तो इस पर माफी मांगने में क्यों? अगर किसी मुकेश जी फिर भाजपा को माफी मांग लेनी चाहिए। अटल बिहारी नहीं, मैं उनसे जब उनकी बारी आएगी तो मैं उनसे भी पूछूंगा ना, जब उनकी बारी आएगी तो उनसे पूछूंगा। अभी आपकी बारी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप माफी मांगेंगे? सबके सामने बोला था तो उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन पड़ जाता है। अगर एक देश के किसी नेता की बात को इतना बड़ा बनाया जाता है तो उस देश के प्राइम मिनिस्टर की बात को तो बहुत बड़ा बन जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपने ही मुख्यमंत्री के प्रश्न चिन्ह खड़ा करा था। तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा विषय आपने खोल दिया। इस पे तो आपको दोबारा डिबेट रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो थे वो उस समय के माननीय मुख्यमंत्री प्रश्न चिन्ह कर रहे थे, जिसपे आज तक भाजपा नहीं, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री तो हैं अभी, आपको अभी भी लग रहा है क्या? अभी भी डाउट है क्या? शुभेंदु जी क्या कहेंगे आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर गोधरा कांड का प्रश्न चिन्ह करा था, शायद आपको याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, राजधर्म की बात करी थी उन्होंने। ठीक है शुभेंदु जी उस समय के मुख्यमंत्री प्रश्न चिन्ह करा था। ठीक है शुभेंदु अवस्थी जी क्या बात जी? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हैं, इतनी हिम्मत दिखाई है उन्होंने कि कम से कम इस विषय के ऊपर चैनल पे आए हैं, प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो समझ में आता है कि क्या जवाब देंगे और क्या कैसे कह देंगे कि माफी मांग लो। इनके यहाँ तो परिपाटी भी नहीं है माफी मांगने की। पर मैं उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के तो ये प्रवक्ता यहाँ पे इस चैनल पे आके डिबेट पे बैठ गए, पर बाकी लोग भी को, चाहे जो आज हमारे सामने आप पार्टी के चैनल के प्रवक्ता नहीं है, उनकी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि इस विषय पर आ जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से खड़ा कर दिया। कम से कम आज के दिन में जो गलतियां हो गई थी हो जाने देते, हो जाती है कई बार, वोट पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं आप लोग, पर कम से कम आज के दिन पे ये तो माफी मांग लेते कि उस दिन हमारे से गलती हो गई, हमारी समझ में नहीं आया कि क्या बोलना था, पर आज जब समझ में आ गया है, कोर्ट ने प्रूव कर दिया है, तो कम से कम हम जाके जो अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह 1-1 करोड़ रुपए बांटते हैं लोगों की उसके ऊपर, मर्डर के ऊपर, तो जाके मोहन चंद शर्मा के घर में भी 1 करोड़ रुपए दे के आते, तो मैं उस माफी को पूरी जनता, दिल्ली की जनता माफ करती। आपने जनता को गलत बताया है, गलत डायरेक्शन में दिया है, मिसगाइड किया है, और इसके लिए आपको जनता से थोड़ी सी माफी मांग लेनी को जाए तो उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गलतियां होती हैं और गलतियां होने पर यदि समय आने पर माफी मांग ली जाए तो जनता माफ भी कर देती है। इसलिए चंद्रमोहन जी आप अपने लोगों से कहिए कि माफी मांग लें, और जो इस चैनल पर नहीं आए डर के मारे कि केजरीवाल जी को कैसे हम बचाएंगे, क्योंकि उनको आपके बिल्कुल सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। हमारे पास समय की कमी है, हम अपने सभी मेहमानों से आखिरी 10 सेकंड में एक आखिरी कमेंट चाहेंगे। सबसे पहले आनंद जी मैं आपसे चाहूंगा कि आखिरी 10 सेकंड में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस फैसला आने के बाद? आनंद डिसीजन हुआ है जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का यदि मुद्दा होता है तो सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर उस मुद्दे पर इकट्ठे होकर के खड़ा होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते हम लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं और देश की सुरक्षा के साथ, एकता और अखंडता के साथ हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बिल्कुल शुभेंदु जी। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और आप पार्टी के लोग सोच लो, देर है पर अंधेर नहीं है। कानून अपने आप प्रूव कर दिया उसने, और इन लोगों को अब माफी मांग लेनी चाहिए लिखित रूप में जनता के सामने। जी बताइए सर, शर्मा जी। चंद्रमोहन जी कुछ बोलेंगे? चंद्रमोहन जी आखिरी 10 मिनट 10 सेकंड लीजिए कि आपने महंगाई की डैन को ये विषय नहीं है, महंगाई पर भी आ जाओ चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी महंगाई पे कभी बैठेंगे तो फिर महंगाई पर भी चर्चा कर लेंगे। वैसे बंगाल में आप लोग महंगाई का मुद्दा उठा ही रहे, लेकिन बंगाल में ये मुद्दा भी उठा हुआ है बाटला हाउस में।
क्योंकि उसके लिए ममता माफी बनर्जी ने मांगनी भी चाहिए, कहा क्योंकि था देश कि की ये जनता को इनकाउंटर फेक है तो ये और विषय उनको भी तो जवाब दिल्ली देना पुलिस होगा। का है, दिल्ली पुलिस के साथ हम खड़े हैं। नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ तो आज आप खड़े अब हैं, तो खड़े होना लेकिन पड़ेगा। जिस दिन बलिदान हुआ इसका- था मोहन चंद शर्मा का, उस दिन आप उनके खिलाफ थे और उन पे सवाल खड़े कर रहे थे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी मेहमान हमसे जुड़े थे सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखी, हम सभी का धन्यवाद कहते हैं। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर का ये सफ़र जो है अभी और भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोअर कोर्ट से, साकेत कोर्ट से जो है सज़ा का ऐलान हुआ है। आगे अपील का एक लंबा रास्ता है और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड ये कहा जाता है। लेकिन आज जो फैसला आया है, इस फैसले का असर बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।